जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल GKGS अजय सर MP में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपको मध्य प्रदेश की इस दूसरी क्लास में, जहां चर्चाएं करने वाले हैं मध्य प्रदेश के नामकरण। तो दोस्तों, कहते हैं कि आदमी के नाम के बिना आदमी की कोई निशानी नहीं, आदमी के नाम के बिना आदमी की कोई निशानी नहीं, और जिंदगी में जवानी के बिना जिंदगी की कोई कहानी नहीं। और दोस्तों, इस पृथ्वी पर 71% है पानी। दोस्तों, इस पृथ्वी पर 71% है पानी, परंतु खुदा जानता है प्रदूषित पानी में कोई जिंदगानी नहीं। तो दोस्तों, आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह होगा मध्य प्रदेश का नामकरण। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में बताया कि मध्य प्रदेश का गठन, अगर गठन या स्थापना की बात करते हैं कि दोस्तों मध्य प्रदेश का स्थापना या गठन कब किया गया, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसी को अपन गठन भी कह सकते हैं और इसी को अपन स्थापना भी कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का गठन या स्थापना कब की गई थी। तो हमने बताया था दोस्तों 1 नवंबर 1956। क्या क्लियर किया था? 1 नवंबर 1956। तो दोस्तों, आज इसी के विषय में अपन नामकरण के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश का नामकरण किसके द्वारा किया गया था। क्लियर है दोस्तों? तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ही अच्छा टॉपिक, जहाँ देखेंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश का नामकरण से रिलेटेड। तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक बनने वाला है दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ। तो अपन बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का नामकरण किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के अगर नामकरण की बात करते हैं तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मध्य प्रदेश का नामकरण किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, यदि कल प्रश्न आएगा कि मध्य प्रदेश का नामकरण किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश का नामकरण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इन्होंने अपने मध्य प्रदेश को किस नाम से संबोधित किया था? इन्होंने मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश के नाम से संबोधित किया था। किस प्रदेश के नाम से संबोधित किया था? हृदय प्रदेश। तो कल प्रश्न आएगा दोस्तों कि मध्य प्रदेश का नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मध्य प्रदेश का नामकरण किया गया था। और नेहरू जी ने मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश के नाम से संबोधित किया। अब एक प्रश्न निकल कर आता है दोस्तों कि आखिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश क्यों कहा। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश के नाम से क्यों संबोधित किया। तो याद रखिएगा दोस्तों, जिस प्रकार से ह्यूमन्स बॉडी के अंतर्गत यानी मानव के शरीर के अंतर्गत बीचों बीच स्थित होता है दिल। क्या होता है दोस्तों? दिल। दिल समझते हैं ना दोस्तों, कहते हैं दिल नेकों में नेक है और देंगे किसी एक को, दिल नेकों में नेक है और देंगे किसी एक को, और ईश्वर का प्रसाद नहीं जो बांट दे हर एक को। तो दोस्तों, उसी की बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार से ह्यूमन्स बॉडी के अंतर्गत बीचों बीच स्थित होता है DIL यानी दिल, उसी प्रकार से भारत के बीचों बीच स्थित है आपका अपना मध्य प्रदेश, आपका अपना मध्य प्रदेश। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश के नाम से संबोधित किया था, यानी मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश के नाम से संबोधित किया था। बात करेंगे दोस्तों थोड़ा सा विचार अपन पंडित जवाहरलाल नेहरू पर। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और ये 1947 में पहली बार यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए थे। कल इनका एक प्रश्न आता है दोस्तों, कार्यकाल, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपना कार्यकाल क्या होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, 1947 से 1964 तक, यानी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इनका अपना कार्यकाल PM के पद पर अपना कार्यकाल होगा 1947 से, यानी सन 1947 से 1964, 1947 से 1964 तक इनका अपना
कार्यकाल होगा। और कभी याद रखिएगा दोस्तों, कहते हैं कि अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री बनाए जा चुके हैं, तो 15 प्रधानमंत्री बनाए जा चुके हैं। कितने प्रधानमंत्री जा चुके हैं? 15। जो वर्तमान के नरेंद्र मोदी हैं, ये 15वें नंबर के ही प्रधानमंत्री हैं। और 15 प्रधानमंत्रियों में से पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिनका सबसे ज़्यादा समय तक कार्यकाल रहा। देख सकते हैं दोस्तों, 1947 से 1964 यानी 1964 तक। तो दोस्तों बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की, कि कल प्रश्न आएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों इनका जन्म कब होगा? इनका जन्म होगा 14 नवंबर 1889 को। इनका जन्म कब होगा दोस्तों? इनका जन्म होगा 14 नवंबर 1889। ये क्या होगा दोस्तों? डेट ऑफ बर्थ है इनकी, यानी 14 नवंबर 1889 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म होगा। अब एक प्रश्न यहाँ से और निकल कर आता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ पर होगा। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? इलाहाबाद में। कभी एक प्रश्न और आ सकता है दोस्तों कि भारत के किस राज्य से सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री बनाए जा चुके हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, अभी तक सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश राज्य से। अगर शहरों का जिक्र किया जाए तो प्रयागराज से, याद रखिएगा, शहरों का जिक्र किया जाए, महानगरों का जिक्र किया जाए तो प्रयागराज से। अगर स्टेट की बात करते हैं, राज्य की बात करते हैं, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य से सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री बनाए जा चुके हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब होगा? तो इनका जन्म होगा 14 नवंबर 1889 को। और कहाँ पर होगा? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज या इलाहाबाद में। दोस्तों आपको पता है कि आज जिसे अपन प्रयागराज के रूप में जानते हैं, कल इसे इलाहाबाद कहते थे, यानी इसका प्राचीन नाम क्या था? इलाहाबाद। और इलाहाबाद का प्राचीन नाम क्या था? प्रयागराज। यानी सर्वप्रथम इसे अपन प्रयागराज ही कहते थे। और प्रयागराज से इलाहाबाद किसने किया था? मुगल बादशाह अकबर ने नाम परिवर्तित किया था। इसके बाद इसे पुनः किसमें परिवर्तित कर दिया गया? प्रयागराज के रूप में। तो प्रयागराज में जन्म होगा आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अब इनकी मृत्यु की बात करते हैं दोस्तों, तो इनकी मृत्यु होगी 27 मई 1964। कब होगी दोस्तों इनकी मृत्यु? इनकी मृत्यु होगी 27 मई 1964। और इन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो ये तो समाधान के क्वेश्चन है। अपन आते हैं मध्य प्रदेश पर। तो हमने बात की दोस्तों कि मध्य प्रदेश का नामकरण किसके द्वारा किया गया था। तो हमने बताया कि मध्य प्रदेश का नामकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश के नाम से संबोधित किया। हमने यह भी चर्चा की कि जिस प्रकार से ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत बीचों बीच दिल स्थित होता है, सेम टू सेम भारत के मध्य में आपका अपना मध्य प्रदेश स्थित है, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हृदय प्रदेश के नाम से संबोधित किया। तो दोस्तों बात करेंगे आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। कहते हैं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश को किस किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों वर्तमान के अगर नामों की बात करते हैं दोस्तों, तो आपके मध्य प्रदेश को कहते हैं दोस्तों सोया स्टेट। क्या कहते हैं? सोया स्टेट। और क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को कहते हैं टाइगर स्टेट। क्या कहते हैं दोस्तों? टाइगर स्टेट। और क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को अपन कहते हैं तेंदुआ स्टेट। क्या कहते हैं दोस्तों? तेंदुआ स्टेट। और क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को अपन कहते हैं मध्य भारत। क्या कहते हैं दोस्तों? मध्य भारत। और क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को कहते हैं अपन लघु भारत। क्या कहते हैं? लघु भारत। और इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं मध्य प्रदेश। क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश। और क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को कहते हैं अपन हृदय प्रदेश। क्या कहते हैं? हृदय प्रदेश। और क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को अपन कहते हैं मध्य प्रांत। क्या कहते हैं? मध्य प्रांत। और क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को अपन कहते हैं बरार। और क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को अपन कहते हैं सेंट्रल प्रोविंस। क्या कहते हैं दोस्तों? सेंट्रल प्रोविंस। और इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को अपन कहते हैं नदियों का मायका।
क्या कहते हैं, नदियों का मायका। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं अपन हीरा स्टेट। क्या कहते हैं दोस्तों, हीरा स्टेट। और आदि नामों से जाना जाता है, जो आगे अपन क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों हमने बताया कि मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहते हैं, हीरा स्टेट कहते हैं, टाइगर स्टेट कहते हैं, तेंदुआ स्टेट कहते हैं, मध्य प्रांत कहते हैं, मध्य भारत कहते हैं, आपका मध्य प्रदेश कहते हैं, आपका हैदर प्रदेश कहते हैं, आपका लघु भारत कहते हैं, इसे नदियों का मायका कहते हैं, आदि नामों वगैरह वगैरह से जाना जाता है। तो अब यहाँ ये चर्चा करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश को सोया स्टेट क्यों कहते हैं। जैसे पहला अपन लिया सोया स्टेट। अब दोस्तों आपको पता है कि सोयाबीन एक फसल है। याद रखिएगा दोस्तों, सोयाबीन एक फसल है। तो एक क्वेश्चन यहीं से निकल कर आता है कि जो सोयाबीन फसल है वह खरीफ की फसल है कि रबी की फसल है। दोस्तों खरीफ की फसल है कि रबी की फसल है कि दोनों की फसल है, तो इसकी परिभाषा क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो सोयाबीन फसल है वह खरीफ की फसल है। खरीफ की फसलें वे फसलें कहलाती हैं जो जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। अर्थात जो बरसात में होती हैं दोस्तों फसलें, वो खरीफ की फसलों में शामिल होती हैं। रबी की फसलें वे फसलें होती हैं जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। अर्थात सर्दियों के टाइम में जो फसलें उगाई जाती हैं उन्हें अपन किस में शामिल करते हैं, रबी की फसलों में शामिल करते हैं। तो अपन क्वेश्चन करने वाले थे कि जो सोयाबीन फसल है ये रबी की फसल है कि खरीफ की फसल है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सोयाबीन जो फसल है वो खरीफ की फसल है। किसकी फसल है, खरीफ की फसल है। जो दलहन और तिलहन अर्थात अपन दाल भी बना सकते हैं इससे और तेल भी बना सकते हैं। तो दलहन और तिलहन दोनों में शामिल है। फिर क्वेश्चन एक और निकल कर आता है सोयाबीन से कि विश्व का सबसे ज्यादा सोयाबीन कहाँ होता है दोस्तों। तो संसार का सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है आपका अमेरिका में। लेकिन एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि हमारे भारत का सबसे ज्यादा सोयाबीन, तो याद रखिएगा दोस्तों कि भारत का लगभग 80% सोयाबीन मध्य प्रदेश में उत्पादित किया जाता है। इसीलिए मध्य प्रदेश को कहते हैं सोया स्टेट। क्या कहते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश को कहते हैं सोया स्टेट। अब सोयाबीन की बात आती है तो दोस्तों एक क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि कल क्वेश्चन आएगा कि सोयाबीन शोध अनुसंधान केंद्र, यानी सोयाबीन शोध अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सोयाबीन शोध अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थापित किया गया है। अगला एक क्वेश्चन और निकलता है कि मध्य प्रदेश के 52 जिलों में कौन जिला सोयाबीन उत्पादन में अपना अग्रणी यानी प्रथम स्थान रखता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सोयाबीन के उत्पादन में अपना उज्जैन प्रथम स्थान रखता है। इसीलिए दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि उज्जैन में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कारखाना लगाया गया है। एक क्वेश्चन और बन सकता है सोयाबीन से कि सोयाबीन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। ये तो क्लियर हो गया भारत के 28 राज्यों में। फिर मध्य प्रदेश के किस जिला को सोयाबीन नगरी कहते हैं और मध्य प्रदेश के किस जिला को सोयाबीन राजधानी कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर नगरी से क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा उज्जैन, यानी इसका आंसर क्या होगा, उज्जैन। लेकिन अगर प्रश्न आता है कि सोयाबीन राजधानी किसे कहते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा कि सोयाबीन राजधानी के नाम से देवास को जाना जाता है। तो दोस्तों क्लियर हुआ कि भारत का सबसे ज़्यादा सोयाबीन, लगभग 80% सोयाबीन आपके अपने मध्य प्रदेश में उत्पादित किया जाता है। इसीलिए आपके मध्य प्रदेश को कहते हैं सोया स्टेट। तो सोया स्टेट क्यों कहते हैं, तो क्लियर हुआ दोस्तों, क्या कहते हैं, सोया स्टेट। तो हमने क्लियर भी कर दिया कि सोया स्टेट आखिर क्यों कहते हैं। सोया स्टेट इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत के 28 राज्यों में मध्य प्रदेश अपना एक ऐसा राज्य है जो सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान या सर्वोपरि स्थान रखता है। इसीलिए इसे कहते हैं सोया स्टेट। अब आते हैं दोस्तों दूसरा देखेंगे अपन टाइगर स्टेट। क्या कहते हैं दोस्तों, टाइगर स्टेट। टाइगर जानते हैं दोस्तों, बाघ। याद रखिएगा, लगभग भारत में 2967
यानी 2967 कितने टाइगर है? 2967 टाइगर है। और 2967 में से लगभग 526 टाइगर, याद रखिएगा, 526 टाइगर आपके अपने मध्य प्रदेश में, 526 टाइगर आपके अपने मध्य प्रदेश में। इसीलिए मध्य प्रदेश को कहते हैं टाइगर स्टेट। क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहते हैं टाइगर स्टेट। यानी भारत के 28 राज्यों में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य दोस्तों, याद रखिएगा, जहां पर 526 टाइगर स्थित हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि याद रखिएगा मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा दोस्तों, 12 राष्ट्रीय उद्यान और 30 अभ्यारण्य हैं, जो भारत के सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। यानी कल प्रश्न आएगा कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो अपने मध्य प्रदेश में। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा अभ्यारण्य स्थित है, तो भी अपने मध्य प्रदेश में। क्लियर है दोस्तों? और सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पर है, तो अपने मध्य प्रदेश में 526 टाइगर। इसीलिए अपने मध्य प्रदेश को कहते हैं टाइगर स्टेट। फिर एक क्वेश्चन निकल कर आएगा दोस्तों कि पहली बार मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा कब दिया गया था, तो याद रखिएगा 1995 यानी 1995 में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया, जो 2010 तक यानी 2010 तक टाइगर स्टेट का दर्जा लिया रहा। इसके बाद अपन देखेंगे कि कर्नाटक, इसके पश्चात क्या होता राज्य आएगा टाइगर स्टेट के रूप में, कर्नाटक आएगा। लेकिन 2018 से, याद रखिएगा दोस्तों, 2018 से पुनः आपके मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दे दिया गया है, टाइगर स्टेट का दर्जा दे दिया गया है। क्लियर है दोस्तों कि मध्य प्रदेश को पहली बार टाइगर स्टेट का दर्जा कब दिया गया था, तो 1995 में दिया गया, जो 2010 तक टाइगर का दर्जा लिया रहा। इसके बाद 2010 के बाद देखेंगे कर्नाटक राज्य आएगा। कौन राज्य आएगा? कर्नाटक राज्य आएगा। इसके पश्चात अपन देखेंगे कि 2018 में पुनः आपका मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाने लगेगा। और अभी हाल ही में सबसे ज्यादा चूंकि टाइगर आपके अपने मध्य प्रदेश में है, इसीलिए इसे टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। बात करेंगे दोस्तों तेंदुआ स्टेट। तेंदुआ जानते होंगे दोस्तों, एक पशु होता है और इतना खतरनाक पशु होता है कि मोटी मोटी लंबी लंबी सलाखें भी तोड़ देता है। अर्थात तेंदुआ अपनी चमड़ी के लिए, इसके अपने दांतों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध होता है, जिसमें वो लाइनिंग बनी रहती है दोस्तों। बड़ा ही खूंखार जानवर होता है। तो चूंकि हम ये कहना चाहते हैं कि भारत के सबसे ज़्यादा तेंदुआ आपके अपने मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश को तेंदुआ स्टेट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश को तेंदुआ स्टेट का दर्जा दिया गया है। बात करेंगे दोस्तों मध्य भारत। अब मध्य प्रदेश को मध्य भारत क्यों कहते हैं, तो मध्य का मतलब होता है सेंटर। क्या होता है दोस्तों? सेंटर। अर्थात यह भारत के मध्य में स्थित है आपका मध्य प्रदेश, इसीलिए मध्य प्रदेश को कहते हैं मध्य भारत। इसके बाद आता है लघु। लघु का मतलब होता है स्मॉल। क्या होता है? लघु का मतलब स्मॉल, छोटा भारत। क्यों कहते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, अपने मध्य प्रदेश को लघु भारत इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस प्रकार से भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था और कृषि प्रधान राष्ट्र, याद रखिएगा दोस्तों, जिस प्रकार से हमारा भारत देश मिश्रित अर्थव्यवस्था और कृषि प्रधान गांव प्रधान एक देश है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश भी एक कृषि प्रधान और ग्राम प्रधान एक राज्य है। इसीलिए मध्य प्रदेश को कहते हैं लघु भारत। क्या कहते हैं दोस्तों? लघु भारत। इसके बाद करेंगे मध्य प्रदेश। क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश। यानी दोस्तों मध्य माने सेंटर यानी केंद्र की बात कर रहे हैं, प्रदेश जिसे आज स्टेट कहते हैं, प्रांत कहते थे, तो उसे अपन क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश। क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश। हृदय प्रदेश हमने बात की कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश का जो नामकरण किया वो हृदय प्रदेश के रूप में ही किया था। मध्य प्रांत, इसी को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? मध्य प्रांत। तो दोस्तों याद रखिएगा मध्य प्रांत
क्यों कहते हैं, जिसे याद रखिएगा दोस्तों, जिसे आज वर्तमान में आप स्टेट कहते हैं, राज्य कहते हैं, उसे अंग्रेजों के टाइम स्टेट और प्रांत के रूप में जाना जाता था। अंग्रेजों के समय उसे क्या कहा जाता था, प्रांत। जैसे आज मध्य प्रदेश कहते हैं ना दोस्तों, इसे प्रांत के रूप में जाना जाता था अंग्रेजों के अपने शासनकाल में, जब हम अंग्रेजों के क्या थे, गुलाम थे। इसके बाद आते हैं बरार। याद रखिएगा दोस्तों, ये बरार, ये छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है, जब आपको पता है 1947 से लेकर 1956 के बाद मध्य प्रदेश में 4 भाग, ए स्टेट, बी स्टेट, सी स्टेट एंड डी स्टेट, और 3 श्रेणियाँ ABC करके अपन ने क्लियर की थी पिछली क्लास पर। तो हमने बताया था कि मध्य प्रदेश को बरार नाम से भी संबोधित किया गया था। सेंट्रल प्रोविंस, यानी ये नामकरण अंग्रेजों के द्वारा किया गया, अर्थात इसे आज मध्य प्रांत कहते हैं, मध्य प्रदेश कहते हैं, हृदय प्रदेश कहते हैं। इसे अंग्रेज लोग सेंट्रल प्रोविंस के रूप में जानते थे। अब कल के अगर कल की क्लास आपने देखी होगी तो कल की क्लास में हमने सब क्लियर किया था कि कैसे बना सीपी एंड बरार, यानी ए स्टेट सीपी एंड बरार, तो उस पर अपन ने चर्चा की थी। इसके बाद अपन कहेंगे नदियों का मायका और हीरा स्टेट। याद रखिएगा, पहले अपन करेंगे हीरा स्टेट, फिर अपन चर्चा करने वाले हैं नदियों का मायका। तो हीरा स्टेट क्यों कहते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश हीरा के उत्पादन में अपना एकाधिकार रखता है। याद रखिएगा दोस्तों, आपका अपना मध्य प्रदेश हीरा के उत्पादन में एकाधिकार रखता है, अर्थात भारत का सबसे ज़्यादा हीरा कहाँ उत्खनन किया जाता है, आपके अपने मध्य प्रदेश में। इसीलिए मध्य प्रदेश को कहते हैं हीरा स्टेट। फिर एक क्वेश्चन और बन सकता है दोस्तों कि संसार का सबसे ज़्यादा हीरा कहाँ पर निकाला जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, संसार यानी विश्व यानी वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा हीरा अफ्रीका महाद्वीप में निकाला जाता है। और अफ्रीका महाद्वीप में कहाँ निकाला जाता है, तो एक किम्बरले खान, याद रखिएगा दोस्तों, किम्बरले से निकाला जाता है विश्व का सबसे ज़्यादा हीरा। और भारत का सबसे ज़्यादा हीरा कहाँ निकाला जाता है, तो भारत का सबसे ज़्यादा हीरा निकाला जाता है मध्य प्रदेश में। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा हीरा कहाँ निकाला जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा हीरा निकाला जाता है अपने पन्ना से। कहाँ से निकाला जाता है, पन्ना से। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि पन्ना का सबसे ज़्यादा हीरा कहाँ से निकाला जाता है, तो पन्ना का दोस्तों याद रखिएगा सबसे ज़्यादा हीरा हिनौता से निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है, यानी हिनौता एक क्षेत्र है, हिनौता एक खान का नाम भी है जो पन्ना में स्थित है, वहाँ से निकलता है मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा हीरा। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि पन्ना के हिनौता से सबसे ज़्यादा हीरा निकलता है। अगर कल क्वेश्चन आता है कि पन्ना का हीरा किस सीरीज के अंतर्गत निकाला जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, पन्ना का हीरा बिजावर सीरीज के अंतर्गत निकाला जाता है। किस सीरीज के अंतर्गत निकाला जाता है दोस्तों, पन्ना का हीरा, तो याद रखिएगा पन्ना का हीरा निकाला जाता है बिजावर सीरीज के अंतर्गत। कहाँ से निकाला जाता है दोस्तों, बिजावर सीरीज के अंतर्गत निकाला जाता है। क्लियर, कहाँ से निकाला जाता है, बिजावर सीरीज के अंतर्गत निकाला जाता है। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि पन्ना का हीरा किन चट्टानों से निकाला जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, पन्ना का हीरा कडप्पा शैल समूह, याद रखिएगा दोस्तों, पन्ना का हीरा कडप्पा शैल समूह की चट्टानों से निकाला जाता है। पन्ना का हीरा किन चट्टानों से निकाला जाता है, तो पन्ना का हीरा कडप्पा शैल समूह की चट्टानों से निकाला जाता है। एक क्वेश्चन और बनेगा कि पन्ना का जो हीरा बिजावर सीरीज के अंतर्गत कडप्पा शैल समूह की चट्टानों से हिनौता क्षेत्र या हिनौता खान से निकाला जाता है, वो किसके माध्यम से निकाला जाता है, तो किसके माध्यम से निकाला जाता है दोस्तों, NMDC। ये हीरा उत्खनन का काम कब से करवा रही है, 2009 से। तो याद रखिएगा दोस्तों, पन्ना का हीरा NMDC के माध्यम से, यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन के माध्यम से निकलाया जाता है। फिर एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, याद रखिएगा, कभी प्रश्न आएगा कि विश्व का सबसे बड़ा हीरा कौन सा है, तो याद रखिएगा दोस्तों, संसार का जो सबसे बड़ा हीरा है उस हीरा का नाम है कुलीनन। कुलीनन, क्या नाम है दोस्तों, कुलीनन। यह विश्व का सबसे बड़ा हीरा कहलाता है। याद रखिएगा दोस्तों, यह विश्व का सबसे बड़ा हीरा कहलाता है। फिर एक क्वेश्चन बनता है, यदि विश्व का सबसे बड़ा हीरा
मतलब कुलीनन है। तो ये कोहिनूर हीरा क्या है? तो याद रखिएगा कोहिनूर हीरा क्या है? कोहिनूर हीरा। तो याद रखिएगा दोस्तों यह विश्व का सबसे बहुमूल्य हीरा है। याद रखिएगा विश्व का सबसे बहुमूल्य यानी कॉस्टली हीरा है, महंगा हीरा है। कौन? आपका कोहिनूर। तो एक क्वेश्चन और बन सकता है दोस्तों कि विश्व का अभी तक ऐसा कौन सा हीरा है जो सबसे महंगे कॉस्ट पर नीलाम हुआ है? तो उस हीरे का नाम क्या होगा? उस हीरे का नाम होगा दोस्तों, उस हीरे का नाम होगा आर्क ड्यूक। क्या नाम होगा दोस्तों? आर्क ड्यूक। आर्क ड्यूक एक ऐसा हीरा है जो सबसे महंगा नीलाम हो चुका है 1.18 अरब मिलियन पाउंड में। 1.18 अरब मिलियन पाउंड। याद रखिएगा दोस्तों इंग्लैंड के रुपया को अपन पाउंड के रूप में जानते हैं। जैसे अमेरिका के रुपये को डॉलर के रूप में जानते हैं, भारत के रुपये को रुपये के रूप में जानते हैं, उसी प्रकार से इंग्लैंड के रुपये को पाउंड के रूप में जानते हैं। तो आर्क ड्यूक एक ऐसा हीरा जो सबसे महंगा नीलाम हुआ है यानी बिक चुका है। कुलीनन यह विश्व का सबसे बड़ा हीरा है। कोहिनूर यह विश्व का सबसे बहुमूल्य हीरा है जो वर्तमान स्थिति इंग्लैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में। भारत से उड़ीसा के गोलकुंडा खान से निकाला गया था जिसे 1739 में नादिर शाह ईरान ले गया था। ईरान ले गया था, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद हीरा इंग्लैंड पहुंचा और इंग्लैंड के म्यूजियम में अभी भी लगा है। भारत सरकार चाहती है कि वह हीरा हमें मिले क्योंकि वह हीरा कहाँ का है? भारत का। लेकिन इंग्लैंड सरकार का कहना है दोस्तों कि पाई चीज चुराई चीज और लियावा पैसा लाजा चीज, अर्थात इंग्लैंड सरकार उस हीरे को देना नहीं चाहती। तो भारत के लाख कोशिश करने के बावजूद भी वह कोहिनूर हीरा हमारे पास न होकर वर्तमान स्थिति में इंग्लैंड के पास म्यूजियम पर जड़ा हुआ है। तो क्लियर दोस्तों, हमने बात की कि भारत का सबसे ज़्यादा हीरा क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में निकाला जाता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को हीरा स्टेट के नाम से जाना जाता है। और हाल ही में करंट क्वेश्चन है कि अपने छतरपुर के खजुराहो यानी छतरपुर मध्य प्रदेश का एक जिला है और छतरपुर के खजुराहो में 2019 में हीरा संग्रहालय स्थापित किया गया है। तो यह भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि हीरा संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो आपके खजुराहो में 2019 में। अपन ये बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश को आखिर नदियों का मायका क्यों कहते हैं, इसे ममाना या ससुराल क्यों नहीं कहते? तो याद रखिएगा दोस्तों मध्य प्रदेश को नदियों का मायका इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 207 छोटी बड़ी मिलाकर के, याद रखिएगा दोस्तों, छोटी बड़ी मिलाकर के 207 नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश की भूमि से है। इसीलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार से बच्ची का जन्म उसके माता पिता के घर होता है तो वह बच्ची के लिए मायका, और बच्ची विवाह करके जहाँ दूसरे घर पर पहुँचती है तो वह ससुराल कहलाती है। तो वही बात करना चाहते थे कि मध्य प्रदेश में लगभग छोटी बड़ी 207 नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश की भूमि से है। इसीलिए अपने मध्य प्रदेश को कहते हैं क्या? नदियों का मायका। क्या कहते हैं दोस्तों? नदियों का मायका कहा जाता है दोस्तों। किसे? आपके अपने मध्य प्रदेश को नदियों के मायका के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास? आप कमेंट बॉक्स पर पहुंचकर जरूर कमेंट कीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए और साथ ही बताइएगा दोस्तों कमेंट के माध्यम से कि आपको किस प्रकार से क्लास समझ में आ रही है। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको बहुत बेहतर समझ में आ रही होगी और क्लास समझ में आ रही तो लाइक और कमेंट के माध्यम से सपोर्ट प्रदान करें, क्योंकि हम कल पुनः मिलेंगे आपको अगली क्लास को लेकर। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।